हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्लास है भारतीय संविधान, जो अब से पहले 4 क्लास हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास होगी, जिसमें हमने बात करी थी अब से पहले कि संविधान का निर्माण होना कब से शुरू हुआ था और कब पूरा हुआ, या संविधान कब बनकर तैयार हुआ और संविधान को कब लागू किया गया। तो जो भी बात थी वो हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक पूरी करी थी, और आज क्लास 5वीं होगी, जिसमें हम लेकर आए हैं संविधान सभा की बातें। जो संविधान सभा थी, अब से पहले हमने करा तो और क्लासों में भी दिया, लेकिन आज हमने इसको एक रिवीजन के तौर पर लिया है। तो चलते हैं साथियों। तो जो संविधान सभा थी, उसमें टोटल 389 लोग चुने गए थे। संविधान सभा के लिए 389 लोग चुने गए थे। जो जिस समय लगभग देश आज़ादी के समय देश में लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। जो आज वर्तमान में या 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो आज लगभग 133 करोड़ है। और जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था, उस समय देश की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। तो जनसंख्या के आधार पर सीटों को आवंटित किया गया था। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। तो इस तरह से लगभग 389 सीट निर्धारित की गई थी। बात करें कि संविधान निर्माण जो शुरू हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था, या संविधान का निर्माण होना किसके आधार पर हुआ था। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। उसने संविधान सभा का गठन करने का आदेश दिया था। तो संविधान सभा जो गठित की गई थी, उसमें टोटल 389 सदस्य चुने गए। 389 सदस्य चुने गए थे। इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया और 93 देसी रियासतें। अब ये जो लिखा है 292 + 4, तो ये इसलिए लिखा है कि 292 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। ये 93 जो थे ये देशी रियासतें थी। टोटल 389 सीटों पर चुनाव नहीं होना था। चुनाव सिर्फ 296 सीटों पर होना था। अब 296 सीटों पर ही चुनाव क्यों हुआ, तो देखते हैं। ये जो 292 सीट हैं, इनमें से ये वो सीट हैं जिनमें ब्रिटिश इंडिया का शासन था, जिनमें ब्रिटिश इंडिया का शासन था। शासन इन चारों में भी था, लेकिन ये 4 क्षेत्र चीफ कमिश्नर क्षेत्र के हिस्से में थे, जो कि चीफ कमिश्नर क्षेत्र आज जैसे कि बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उस समय ही ये
चीफ कमिश्नर क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश की तरह काम करते थे। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, या 4 चीफ कमिश्नर उस समय कौन कौन से थे? तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो मैंने बताया भी था अब से पहले कि 4 जो क्षेत्र थे, सबसे आसान, अगर ट्रिक की बात करें तो इसमें आसान रहेगा याद करने के लिए। ए से अजमेर मारवाड़, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। जो कि ए से अजमेर जो कि वर्तमान में राजस्थान में है, बी से बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और ये पाकिस्तान का वो क्षेत्र है जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर झारखंड में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं ज़्यादातर, ऐसी पाकिस्तान में ज़्यादातर बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। तो ए से अजमेर मारवाड़, बी से बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, सी से कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में है, और डी से दिल्ली। तो 4 ये कमिश्नरी क्षेत्र हुए। बात करें 93 देशी रियासतें, इन देशी रियासतों में जो 93 सीट थी, इनमें कोई भी चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ जो राजा एक शासन संभाल रहे थे, उन्होंने ये बोला था कि यहाँ से हम अपने प्रतिनिधि को ऐसी ही मनोनयन करके भेज देंगे, यहाँ कोई भी चुनाव नहीं होगा, हम अपने सदस्य को ऐसे ही चुनकर भेज देंगे। तो टोटल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था और 93 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ। बात समझ में आई होगी। इससे आगे बात करें, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें से उस बैठक में या उस मीटिंग में टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 9 महिलाएं थीं। ये 207 सदस्य ही क्यों उपस्थित हुए, जबकि संविधान सभा की टोटल सीटें 389 थीं? तो संविधान सभा की टोटल 389 सीट थी, लेकिन संविधान सभा की प्रथम मीटिंग में 207 सदस्य ही उपस्थित हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग को ये पता था कि अपनी स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए ही मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था, जबकि मुस्लिम लीग की सीटें 73 थीं, और मुस्लिम लीग के साथ बहिष्कार देशी रियासतों ने भी किया था। जब देशी रियासतें और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, इन दोनों के सदस्य नहीं आने के कारण वहां सिर्फ 207 सदस्य ही प्रेजेंट हुए। इसके 2 दिन बाद ही संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और प्रथम बैठक में अगर बात करें कार्यवाहक या अस्थायी सदस्य, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम मीटिंग में अस्थायी या कार्यवाहक सदस्य चुना गया था, या कार्यवाहक अध्यक्ष या कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उन 207 सदस्यों में सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। जब दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और उस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था? तो आपको याद भी आया होगा, ये बात मैंने सभी बता रखी है। आपको याद भी आया होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव उन प्रधानमंत्रियों ने पेश किया था जिनका रिकॉर्ड अब तक सबसे ज्यादा भारत के लाल किले पर तिरंगा फहराने का, भारत के लाल किले पर तिरंगा फहराने का जो अभी तक सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लाल किले पर तिरंगा फहराया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो उद्देश्य प्रस्ताव चाहते तो उसी दिन पास करा लेते, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस दिन पास ना कराकर उसको कुछ दिनों के लिए रखवा लिया, क्योंकि संविधान सभा का बहिष्कार कर रहे थे मुस्लिम लीग और देशी रियासतें। जब मुस्लिम लीग और देशी रियासतें संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनको कुछ टाइम, इस प्रस्ताव को कुछ टाइम ऐसे ही रख लो, अभी कुछ टाइम के लिए रोक लो, ताकि ना जाने मुस्लिम लीग और देशी रियासतें आ जाएं। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और ये पारित जो हुआ था 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर क्या कहलाता है? प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। अब इससे आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये एक बहुत बड़े महान आदमी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये एक बहुत गरीब परिवार से थे। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था वो परिवार बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन इन्होंने इतना संघर्ष किया कि जो व्यक्ति इतने नीचे से उठते उठते इतने ऊपर पहुंच गए कि संविधान के निर्माता कहलाते हैं, संविधान के पिता कहलाते हैं। अब ये देखो कि इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, जबकि ये उस टाइम की बात है जिस टाइम शूद्रों के साथ अन्याय किया जाता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये इंग्लैंड में लंदन से पढ़कर आए थे और जब इन्होंने ये देखा कि भारत में संविधान सभा के लिए लोग चुने जा रहे हैं तो इसमें संविधान सभा में मैं भी हिस्सा लूं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में हिस्सा लेने के लिए, उसका सदस्य बनने के लिए ये मुंबई से खड़े होते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए मुंबई से खड़े होते हैं, जबकि मुंबई से ये हार जाते हैं। मुंबई की सीट से ये हार जाते हैं और जब ये मुंबई की सीट से हार जाते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ कांग्रेस ने नहीं दिया था। एक मुस्लिम लीग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनकर संविधान सभा का सदस्य बनाया था। मुस्लिम लीग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ दिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ मुस्लिम लीग ने दिया था, जो कि पश्चिम बंगाल से चुनकर भेजे थे। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से चुनाव लड़े थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार गए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर भी ये सोचा कि इस संविधान सभा का सदस्य मेरा बनना जरूरी है। तो उस सभा का सदस्य बनने के लिए फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव हारने के बाद भी हार नहीं मानी और फिर पश्चिम बंगाल से सदस्य बनने के लिए चुनाव में खड़े हुए और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग ने इनका साथ दिया, जबकि कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया था। और मुस्लिम लीग ने इनका साथ दिया और पश्चिम बंगाल से इनको चुनकर भेज दिया। अब बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे मूल आधार जो है वो संविधान का प्रारूप समिति थी। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक या उसका निर्माता कहा जाता है, लेकिन इनको संविधान की जननी भी कहा था। वो संविधान की जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने कहा था, तो के.वी. राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की जननी भी कहा था। जननी यानी कि मां का दर्जा भी दिया था। तो के.वी. राव ने भीमराव अंबेडकर को संविधान की माता भी कहा था, जबकि यहां जो कहा जाता है वो जनक कहा जाता है, लेकिन के.वी. राव ने इनको जननी कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश में या इंग्लैंड में संविधान के निर्माताओं को जननी कहा जाता था, तो इसलिए इन्हों को ये दर्जा भी दिया था। तो इनको संविधान का जनक और जननी भी कहा जाता है। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे, तो देश आजाद होने के बाद जिस जगह से ये चुनकर आए थे, पश्चिम बंगाल से, पूर्वी पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे, वो देश आजाद होने के बाद कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। जिस सीट से ये खड़े हुए थे उस सीट में वो सीट या वो हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, और जब वो हिस्सा बांग्लादेश में चला गया तो इनकी सीट, वहां से सीट की सदस्यता समाप्त हो गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अब ये देखो कि भीमराव अंबेडकर मुंबई से लड़े थे, वहां से हारे। अब मुस्लिम लीग ने उनका साथ दिया और पश्चिम बंगाल से जीत कर आए, और कुछ समय बाद जब देश आजाद हुआ तो उस समय वो हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, और जबकि उनकी सीट बांग्लादेश के हिस्से में चली गई और उनकी सदस्य वहां से समाप्त हो गई। जब संविधान सभा की सीट, वो हिस्सा बांग्लादेश में गया था और उनकी सदस्यता वहां से समाप्त हुई थी, फिर जो संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव, ये वी.एन. राव बहुत महान व्यक्ति थे।
इन वी एन राव ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का सदस्य होना जरूरी है। तो डॉक्टर बी एन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जाकर कहा, बी एन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जाकर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सदस्य होना संविधान में जरूरी है। आप कैसे करें, लेकिन इनको संविधान सभा का सदस्य बनाएं। तो उस समय मुंबई के जो प्रधानमंत्री थे, उस टाइम जिस प्रांत में जो राजा काम करता था, जो शासन चलाता था, वो प्रधानमंत्री कहलाता था। तो मुंबई में बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर, बीजी खैर मुंबई में प्रधानमंत्री थे। तो बीजी खैर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खैर से कहा कि आप मुंबई की सीट पर इनको सदस्यता बनाओ। तो ये जो प्रधानमंत्री थे और वहां की सीट से एम आर जैकर संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन बीजी खैर ने एम आर जैकर का इस्तीफा लिया और इस्तीफा लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित कर दिया। अगर क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहां से चुनाव लड़ा था, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ा था, जो कि उस चुनाव को हार गए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से चुनकर आए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। लेकिन अगर बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चुनकर आए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चुनकर आए थे वो पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे, और जब देश आजाद होने के बाद इनकी सदस्यता या वो हिस्सा बांग्लादेश में गया था, तो बाद में फिर ये मुंबई से चुने गए। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि मुंबई से किसकी सीट पर या किसके स्थान पर इन्होंने शपथ ग्रहण की, तो एम आर जैकर के स्थान पर इन्होंने शपथ ली थी। एम आर जैकर का इस्तीफा किसने लिया था? बीजी खैर ने। तो बात समझ में आई होगी। इससे आगे देखते हैं, ये प्रारूप समिति ये वो थी जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था, और प्रारूप समिति जो का गठन किया था वो बी एन राव ने किया था। बी एन राव ने एक निःशुल्क तौर पर संविधान सभा में काम किया था। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। बात करें कुल अधिवेशन, तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए थे। 11 हुए थे पहले, और 12वां जो अधिवेशन हुआ था वो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। वो 12वां उसका अधिवेशन था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संविधान सभा में टोटल कितने अधिवेशन हुए, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, अगर ऑप्शन आए 11, 13, 14, 15, तो वहां ऑप्शन को टिक करना 11। लेकिन अगर ऑप्शन 12 आ जाए कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो आंसर होगा 12। अगर 11 और 12 दोनों ही ऑप्शन आ जाएं तो आंसर होगा 12। बात करें 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, और संविधान को संविधान सभा ने इसी दिन एडॉप्ट कर लिया था, स्वीकार या अंगीकार कर लिया था।
और उस समय 284 व्यक्तियों ने या 284 सदस्यों ने इस पर संविधान की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर किए थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संविधान को जो सजाया था वो नंदलाल बोस ने सजाया था और जो संविधान को लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। अब बात करते हैं नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पता था कि प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा बहुत अच्छे लिखते हैं या उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो अब ये बताओ, जो संविधान सभा बनाने के लिए इतने सदस्यों ने मेहनत की, इतने व्यक्तियों ने मेहनत की, अब उसको बनाने के लिए जब इतनी मेहनत हुई या इतना समय लगा तो उसको लिखा भी अच्छे तरीके से जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के पास गए और उन्होंने कहा कि आप संविधान को लिख सकते हो। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा कि हाँ, हम संविधान लिख सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप कितना चार्ज लोगे या आपका क्या, आप कितना चार्ज लोगे या आपका कितना, या आप कितना खर्चा लोगे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये कहा था कि ऊपर वाले का दिया मुझ पर सब कुछ है, मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूं कि आप मुझसे देश का संविधान लिखवा रहे हैं, लेकिन इसमें मैं कोई चार्ज या कोई खर्चा नहीं लूँगा। सिर्फ मेरी एक ही मांग है कि संविधान को मैं लिख दूँगा, लेकिन जब संविधान लिखूँगा तो संविधान के हर पृष्ठ पर मेरा नाम होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पहले तो ये सोचा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है और या कोई खर्चा भी नहीं ले रहा, तो क्यों ना इसका नाम लिखवाया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनसे कहा कि आप ही संविधान को लिख दीजिए, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा, और संविधान को लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और उसको सजाया था फूल पत्तियों से, वो नंदलाल बोस ने सजाया था। तो ये सभी बात समझ में आई होंगी। किसी कोई बात भी समझ में नहीं हो तो कमेंट करके बता सकता है कि सर यहां से ये बात समझ में ना आई। तो या अब कहीं भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ा गया, ये बात अब दोबारा जो रिपीट हुई है, ये बात अब से पहले सभी चीज़ पढ़ा रखी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस बात को एक बार और दोहरा दिया जाए ताकि रिवीजन हो जाए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को बार बार देख ले ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हुए, जो स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।